नमस्कार, मैं सुजल दवे। मैं हमेशा से कहता आया हूं और कहूंगा कि इस देश को कोई नेता, मंत्री या मिनिस्टर नहीं पर सही मायने में अदालतें चलाती है। मेरी बात को सही साबित करने के लिए एक नमूना पेश करना चाहता हूं। टीकाकरण अभियान सारी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की रहेगी। अब से केंद्र सरकार सारे टीके खरीदकर राज्यों को देगी और राज्य लोगों में टीका लगाएंगे। हालांकि निजी अस्पतालों को जो 25% टीके मिलने थे वे मिलेंगे, पर निजी अस्पताल भी टीका लगाने पर 150 से भी ज्यादा का मूल्य नहीं ले पाएगी। सोमवार शाम प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते ये स्पष्ट किया था। दूसरी तरफ बीते दिनों में घटा घटनाक्रम स्पष्ट कर रहा है कि केंद्र सरकार को अदालत ने मजबूर किया तो सरकार को इस अभियान की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे, उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी।
इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। अब 21 जून से जो टीकाकरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसे आपको समझना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, हो सके तो आप इसे अंकित कर लीजिएगा। भारतीय बाजारों में जब टीका आने वाला था तो सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई थी कि देश में सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। इस पर कई सवाल खड़े होने लगे तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार भी कर दिया। बाद में केंद्र ने नीति बनाई जिसमें वैक्सीन कंपनियों से केंद्र 50% टीके खरीदने वाली थी, जबकि राज्यों को 25% और निजी अस्पतालों को 25% टीके खरीदने की अनुमति थी। इस नीति के कारण व्यवस्था बिखर गई थी, क्योंकि केंद्र ने स्पष्ट किया ही नहीं था कि राज्य अपनी मात्रा तय नहीं करेंगे, और राज्य जब तय नहीं कर पा रहे थे तो वो खरीदते कैसे? वो केंद्र को तय करना था, जिससे राज्य टीका खरीद नहीं सकते थे। दूसरी ओर बंगाल और बिहार में चुनाव आए तो खुद प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि इन राज्यों में मुफ्त में टीके लगेंगे। इस घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित की याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें केंद्र की टीकाकरण को बनी नीति और राज्यों से भेदभाव पर फैसले करने को दलील पेश की गई थी। इस याचिका की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप टीकाकरण को लेकर अपनी नीति यहां पर स्पष्ट करें, जिसके अलफनामे में दाखिल करते हुए केंद्र ने कहा था कि 50% केंद्र, 25% राज्य और 25% निजी अस्पताल टीका खरीद रहे हैं। सामने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि टीका जिस दाम में आप खरीद रहे हो वही टीका ज्यादा कीमत चुकाकर क्यों राज्य खरीद रहे हैं? केंद्र इस पर जवाब नहीं दे पाया था। इस घटना के बाद राज्यों को दिक्कतें आने लगी थी। वैक्सीन की कोई भी कंपनी राज्यों से सीधे डील करना नहीं चाहती थी, वे केंद्र की गारंटी चाहती थी, जिससे राज्यों ने केंद्र पर दबाव बनाया कि आप टीका खरीदकर क्यों नहीं दे रहे। केंद्र ने अपने बजट में जो 35,000 करोड़ टीकाकरण के लिए
रिजर्व किए हैं वो पैसे आखिर गए कहां? जब भारतीय कंपनियों से टीके मिलने की उम्मीद कम होने लगी तो अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के सामने आवाज उठाने की शुरुआत की। केरल ने तो प्रस्ताव पास कर दिया कि केंद्र ही टीके खरीद कर हमें दे। 18 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि केंद्र कहां से टीका लाएगा ये स्पष्ट करना चाहिए। साथ में केंद्र ये भी बताए कि राज्यों को किस तरह से टीका देना चाहेगा। टीका कौन सी आयु के व्यक्ति को कब लगना है ये तय करने के लिए राज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाए। इस चिट्ठी के बाद 5 जून को राहुल गांधी ने केंद्र से कहा कि केंद्र ही सारे टीके खरीदे और राज्य में बांटे, जिससे टीका अभियान सफल हो सकेगा। केंद्र ने विपक्ष की बात मानी है, पर सारा दोष राज्यों पर डाल दिया है, जो आप प्रधानमंत्री के संबोधन में सुन चुके हैं। अब समझिए प्रधानमंत्री क्यों देश को संबोधित कर रहे थे। टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित की याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 सवाल पूछे। अदालत ने पूछा है कि वैक्सीन कंपनियों ने केंद्र और राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत अलग अलग क्यों तय की है। केंद्र ही टीका खरीदकर क्यों राज्यों को नहीं दे रहा। बजट में टीकाकरण के लिए जो 35,000 करोड़ रखे गए थे उनमें से केंद्र क्यों टीके नहीं खरीद रहा। 18 से 44 की आयु के लोगों को क्यों मुफ्त टीका अभियान में शामिल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के ये 4 सवाल है जिसका जवाब केंद्र सरकार को 30 जून के दिन अदालत में देना है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके आखिरकार इन 4 सवालों को 30 जून से पहले ही समाप्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि अदालत के कड़े सवाल करके सरकार की नींद हराम कर दी है, जिसके चलते टीका अभियान शुरू करने के लिए सरकार मजबूर हुई है। कल जो केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति के ऊपर फैसला लिया कि देश भर में जितने भी टीके दिए जाएंगे सरकारों द्वारा वो खुद खरीदेगी और मुफ्त में बांटेगी, उस निर्णय का हम आम आदमी पार्टी स्वागत करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा शुक्रिया हम सुप्रीम कोर्ट का करते हैं, क्योंकि उनकी दखल अंदाजी के कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि जो महीनों से देश भर के लोग और देश भर की पार्टियां, ऑपोजिशन पार्टीज और खास करके आम आदमी पार्टी जो शुरुआत से कह रही थी कि जैसे दुनिया भर में देखा गया है कि कोरोना की वैक्सीन में जो पॉलिसी बनती है उसमें सबसे मुख्य रूप में जिसकी जिम्मेदारी होती है वो नेशनल गवर्नमेंट की होती है। दुनिया भर में हमने देखा, यूएस में देखा, इंग्लैंड में देखा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे जहां पर भी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की जाती है तो वो केवल और केवल राज्य की सरकारें नहीं करती, केवल केंद्र की सरकारें करती हैं। लेकिन महीनों भर जितनी भी हमने गुहार लगाई, आम आदमी पार्टी ने गुहार लगाई, कई लोगों ने और एक्सपर्ट्स ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, फिर भी महीनों तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। और मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा उसी के बाद लग रहा है कि अभी केंद्र सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागी है। अब टीका अभियान मुफ्त में 21 जून से शुरू हो रहा है। अगर व्यवस्था ठीक रही तो सभी को टीका मिल जाएगा। तो आप सभी टीका लीजिए और याद रखिए, आईटी सेल या आप भले ही ये समझे कि सरकार टीका मुफ्त में दे रही है, पर हकीकत यह है कि अदालत के कड़े तेवर के कारण सरकार मजबूर हुई है और टीका अभियान की सारी जिम्मेदारी उठा रही है। इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूं, इस देश को कोई नेता, मंत्री या मिनिस्टर नहीं, पर सही मायने में अदालत ही चला रही है। देश को नेता चला रहे, ये भ्रम जितना जल्दी आप दर्शक दूर करेंगे उतना ही ये आपके लिए और देश के लिए अच्छा होगा। आज बात करेंगे कोविड में शिकार हुए पत्रकारों की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राह में मुश्किलें हैं मगर चलना सबको साथ है। क्या मैं अपना परिचय कहूं, संघर्ष का मैदान है, पर जब साथ हो सभी का हर चुनौती लगती आसान है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। जब मन में विश्वास, रगों में साहस है, तब तक न मुझे करना विराम है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। यह चुनौती भी हमें स्वीकार है। जब तक न सफल हो, नींद चैन सबका त्याग है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि हम कर न सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि हम पा न सके। गति न जीवन की कभी रुकेगी, राह में सफलता जरूर मिलेगी। बस मन में रखना विश्वास है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी।
अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात वंदन वंदन गुजरात तने वंदन 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 गुजरात तने वंदन 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 प्रकाश से जल कसूंगी प्रेम शौर्य अंकी तू भणव भणव निज संतति सोने प्रेम भक्ति मेरी ऊंची तुझ सुंदर जात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात पूरब मां काली मात छे दक्षिण दिशा करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारकेश वे पश्चिम के रादेव छे सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात नदी तापी नर्मदा जाय महीने बीजी कण जाय बड़ी जोई सुभटना चुत रमण ने रत्ना कर सागर पर्वत ऊपर थी वीर पूर्वजो दे आशीष जय कल संपे सोहे सौजात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात तेरण हिलवाड़ नारंग ते सीतराज जे संग ते रंग थकी पण अधिक सरस रंग थशे सत्वरे बात शुभ शकुन दिशे मध्यान शोभ शे वीती गई छे रात जन्मभूमि नर्मदा सा जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात वेलकम बैक। अब बात करते हैं पत्रकारों की।
पत्रकार एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका वैसे तो कभी खत्म नहीं होती, पर कभी कभी भूमिका खत्म हुई मानकर लोग उससे दरकिनार हो जाते। इसमें क्या सरकार, क्या जनता। 2014 के बाद से कोई पत्रकार तो वैसे बचा नहीं, और जो बचे उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े हैं। अब सवाल जब पत्रकारों के भविष्य का आ रहा है तो बात जिंदा है उन पत्रकारों की ही होती है, पर जो इस दुनिया में नहीं रहे उन पत्रकारों के परिजनों का क्या, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने खोज निकाला है कि कोरोना काल में गुजरात के 52 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। समिति का कहना है कि इन सभी पत्रकारों के बारे में सरकारें सोचे। कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाते पुलिसकर्मी की मौत पर सरकार 25 लाख मुआवजा दे रही है, क्योंकि सरकार इन्हें कोरोना वॉरियर मानती है। पत्रकारों को यह सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि तालाबंदी में पत्रकारों को विशेष छूट के तहत कहीं पर आवाजाही की अनुमति होती है, जिससे आप तक खबरें पहुंच सके। समिति का कहना है कि अगर पत्रकारों को कोरोना वॉरियर सरकार नहीं मानती तो क्यों छूट दे रही थी। सरकार को मृत पत्रकारों के परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। समिति ने इस मुद्दे को ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री के सामने रखा है और आने वाले दिनों में इस पर और कदम उठाने का फैसला तक लिया है। आज मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। उस पूरी मुहिम को गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पटेल और ZJ कालावाड़िया चला रहे। आज मैं इन दोनों से बात करना चाहता हूं। कालावाड़िया साहब तो जुड़ चुके हैं। दिलीप पटेल का अगर नेट ठीक रहा, मोबाइल ठीक काम करेगा, तो उनके भी 2 शब्द आपके कानों तक पड़ जाएंगे। कालावाड़िया साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना काल में वैसे तो 2-3 दिन पहले मैं जो अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 2-2.5 महीने के अंदर भारत में से 60 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आपने ये खोज निकाला है, आपके सहयोगी दिलीप पटेल ने भी ये खोज निकाला है कि कोरोना काल में 52 पत्रकार कोरोना के शिकार हो गए हैं। ये पूरी सूची आप लोगों ने किस तरह से तैयार की, ये मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। जी सुजल भाई, सबसे पहले पत्रकारों पर ये समाचार, ये अहवाल प्रसिद्ध करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये पूरी जो न्यूज़ की दुनिया है वो पत्रकारों के बल पर चलती है, लेकिन उसमें से पत्रकारों को जो दिक्कत हो रही है, उसकी जो परेशानियां है, उसके जो समस्याएं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है आजकल। तो उसी दौर में आप पत्रकारों का ये विषय लेकर अपने के न्यूज़ के माध्यम से आए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको और आपके पूरे न्यूज़ परिवार को, के न्यूज़ के परिवार को धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद हम आपका करते हैं कि आपने मृत पत्रकारों के लिए चिंता जताई है। आपने अध्ययन किया, इसका एक सूची तैयार की और आपने एक विषय तैयार किया। मैं तो एक एंकर के रूप में केवल प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ। साहब धन्यवाद मैं आपका करता हूँ। आप अपनी बात रखिए, आदान प्रदान हो गया। जी, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के माध्यम से हम 2016 से पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों पर काम कर रहे हैं। जी, गुजरात से ये मुहिम का आगाज हुआ था और आज भारत के 22 राज्यों में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति काम कर रही है। जी, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का मुख्य प्रयोजन है सुजल भाई, पत्रकारों को जो भी मुसीबत आ रही है, पत्रकारों के जो सुरक्षा के संबंधित प्रश्न है, उसकी शारीरिक सुरक्षा, उसकी जो सामाजिक सुरक्षा, उसकी जो फील्ड में जो काम करते हैं उस वक्त जो उसके परेशानियां होती है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो जब से ये कोरोना काल आया है, तब से पत्रकारों के लिए ये ज्यादा मुसीबत की बात हो गई है कि वो फील्ड में जाते हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं, 24 घंटा फील्ड में रहते हैं, और उसके कारण उसको संभावनाएं ज्यादा होती है कि वो संक्रमित हो जाए। और पूरे भारत में हमने जो अपनी समिति के माध्यम से जो कोरोना की जिसका देहांत हो गया, इसे पत्रकारों की सूची बनाई, उसमें 600 से ज्यादा लोग विभिन्न राज्यों से हमें मिले और गुजरात के 52 से ज्यादा लोग, हमने 52 लोगों के नाम मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से भेजे। उसके बाद भी 2 और नाम मेरे साथ पास आ गए आज दोपहर से 6 बजे। तो लगातार जो ये पत्रकारों है उसकी जो ये बहुत बड़ी बात है कि उसको जान गंवाना पड़ रहा है।
ठीक है जिग्नेश जी, सुजल आपने जो ये सूची तैयार की है और सरकार को ये सूची दी भी है, पर इसी सरकार के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि सरकार जो मृतकों के आंकड़े होती है उसमें गोलमाल करती है, सही अंक बाहर नहीं आ रहे। समय समय पर अखबार भी इस बारे में प्रकाश देते हैं, टीवी चैनल भी दे रही है। क्या आपके ध्यान पर आया कि जो 52 पत्रकार कोरोना के शिकार हुए, उन सभी का नाम सरकार की जारी सूची में शामिल है कि नहीं है? सभी पत्रकारों के नाम सरकार की जो, क्योंकि काफी कुछ हमें ये जानना मिल रहा है, जानकारी मिली है कि जो पत्रकार कोरोना के चलते जिसकी देहांत हो चुकी है, उसमें से काफी लोग पूरे, क्योंकि जिस तरह आम लोगों को अस्पताल की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा दौर था, अप्रैल से लेके मई महीने तक का जो दौर था, उसमें अस्पताल की किल्लत थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड की किल्लत थी और टेस्टिंग भी नहीं हो पा रहे थे। तो हमने जब ये छानबीन शुरू की तब हमें मालूम हुआ कि कुछ ऐसे पत्रकार भी है कि जिसको हम उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन पूरा सिम्टम्स उससे कोरोना के थे, तो उसकी जो मौत हुई वो कोरोना के चलते हुई है और वो सब एक्टिव थे। ज्यादातर ये जो हमने 52 जो नाम खोज निकाले, उसमें से ज्यादातर लोग फील्ड में एक्टिव थे और उसको और कोई किसी भी तरह की परेशानियां नहीं थी, और उसके के थोड़े दिन पहले तक वो फील्ड में सक्रिय थे। तो ये सभी की मौत हमें लगता है कि वो कोरोना के माध्यम से ही हुई है। नहीं, उनके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कॉज ऑफ डेथ होता है, मृत्यु का कारण लिखा हुआ होता है। तो जिग्नेश जी, मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, आप वो सारे कॉज ऑफ डेथ के जो सर्टी है वो पहले इकट्ठा कर लीजिए ताकि पता चले, क्योंकि अभी एक अखबार ने छानबीन करके ढूंढ निकाला है कि ज्यादातर मृतकों के डेथ ऑफ सर्टी में एक अनजान बीमारी के चलते मौत, ऐसा लिखकर सरकार इस मामले से दरकिनार हो रही है। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि वो देख लीजिए। दूसरा, जरूरत पड़ने पर आप अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। मेरा सहयोग रहेगा, एक पत्रकार के रूप में मैं आपके साथ रहूंगा। हालांकि अब 2014 के बाद तो मैं फील कर रहा हूं कि वैसे पत्रकार बचे नहीं हैं, पर जो भी ये स्मृति चिन्ह बचे हैं उसको बचाने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें जुड़ना चाहूंगा, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। पर एक सवाल ये आता है, बेंगलोर के अंदर पत्रकार गौरी लंकेश जब सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिख रही थी तो दिन दहाड़े उनकी हत्या हो गई थी। अहमदाबाद में एक टीवी के पत्रकार चिराग पटेल की भी हत्या हो गई थी। इस घटना को 2.5 साल से ऊपर दोनों घटनाओं को हो गया है, लेकिन आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है, न तो कोई गिरफ्तारी हुई है, न कोई अपराधी पकड़ा गया है। तो पत्रकारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता कहां चली जाती है मुझे पता नहीं है। पत्रकारों को सरकार किस तरह से ले रही है, खास करके गुजरात सरकार, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे में आप एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 52 पत्रकार जो कोरोना के शिकार हुए, उनके प्रति मुख्यमंत्री या गुजरात सरकार कोई कदम उठाएगी, उसके परिवारजनों के कदम उठाएगी। ये आपकी उम्मीद कहां तक टिक पाएगी जिग्नेश जी? जी सुजल भाई, पूरे देश में पत्रकारों में ये मांग उठी है कि उसको कोरोना वॉरियर के तौर पे सम्मानित तो किया जा चुका है। काफी कुछ नेतागण ने बताया है कि पत्रकार 24 घंटे कवरेज करते हैं, कोरोना का कवरेज करते हैं, तो वो कोरोना वॉरियर है। लेकिन जो कोरोना वॉरियर जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, उसको जो कोरोना वॉरियर के तहत जो सुख सुविधाएं मिल रही है, जो उसको मुआवजे मिल रही है, उसके लिए पत्रकार को उन्होंने अंकित नहीं किया है उस सूची में। और जो मुआवजा देने की बात आती है और पत्रकार को कोरोना वॉरियर नहीं मिल रहे हैं, पूरे देश में ये मांग उठ रही है। कुछ राज्यों ने पत्रकारों के लिए जाहिर की है कुछ राशि, लेकिन गुजरात की बात है तब तक मैं आपको बताऊं कि गुजरात की बात है तो उसमें अभी तक गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। गवर्नमेंट के किसी प्रतिनिधि ने, गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने, या खुद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने, किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। हमने पत्रकारों के प्रश्न पर भी हम बार बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, इसके पहले भी विभिन्न प्रश्नों के लिए।
तब भी उसकी जो संवेदनशीलता होती है वो सिर्फ बात के तौर पे ही होती है। इसके बाद वो कुछ एक्शन प्लान नहीं बन रहे, ये दिक्कत है। और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन हमें प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। और मुझे श्रद्धा है कि अगर ये इस बात पर पूरे पत्रकार जगत अड़ जाए, सब एक साथ आ जाए, गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ेगा। और जो हमें 52 से जो ज्यादा पत्रकार है उसके परिजनों को 10 लाख से ज्यादा आर्थिक सहाय तो देनी पड़ेगी। ठीक है जिग्नेश जी, आपने जो बताया उसे एक बात निकल कर आती है कि सरकार के सामने आपने अपना पक्ष रखा है, फिर भी इसको गंभीरता से इस विषय को सरकार नहीं ले रही है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, नहीं लेगी, गुजरात सरकार नहीं लेगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं अध्ययन करेंगे तो आपको पत्रकार ही जिम्मेदार नजर आएगा। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं आपकी बंधी हुई उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता। फिर भी मैं आपसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि गुजरात गवर्नमेंट कभी भी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर का सम्मान नहीं देगी, ये जवाबदेही सरकार नहीं करेगी। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये गुजरात गवर्नमेंट स्वतंत्र सरकार नहीं है, इसे कहीं पूछना पड़ता है। कहीं का मतलब आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, दर्शक बहुत जल्द जान जाएंगे। फिर भी अगर ये गुजरात सरकार नहीं मानी तो समिति क्या करेगी? जबकि मैं तो कह रहा हूं कि नहीं मानेगी, तो समिति का अगला कदम क्या होगा? सुजल भाई, सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री जी को पत्रकारों की जो परिस्थिति, ये जो 52 से ज्यादा पत्रकारों की सूची है वो भेज दी है। उसमें हमारी डिमांड, हमारी जो मांगे थी वो भी हमने रख दी है। तो अब हम थोड़ा समय उसको देना चाहते हैं, एक आध हफ्ता 10-15 दिन का ज्यादा से ज्यादा समय हम सरकार को बातचीत और विचार के लिए देना चाहते हैं। अगर 10-15 दिन में, आने वाले 10-15 दिन में कोई ठोस बाबत कोई ठोस जानकारी गवर्नमेंट से हमें नहीं मिल पा रही है, अगर नहीं मिलेगी तो इसके बारे में कोई एक्शन प्लान हमें नहीं दिखेगा, तो हम समिति की बैठक बुलाकर हमारे अगले जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम है उसकी घोषणा करेंगे। कोरोना काल में आंदोलन कहाँ से होगा? आप पत्रकार है, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष नहीं है कि 100-200 लोगों को लेके निकल पड़े और आप ही इसकी कवरेज करते रहे। यहाँ तो आंदोलन किया तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। सुरेंद्रनगर जिले में चले जाइए, पत्रकारों को पकड़ा ही था, तब समिति भी नहीं थी, खबरें आपके पास थी। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए। जहाँ के न्यूज़ का सहयोग चाहिए, के न्यूज़ आपको सहयोग देगा। सवाल पत्रकारों का है तो के न्यूज़ आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि के न्यूज़ का तो मतलब ही है कलम से क्रांति, और हमारा कर्तव्य है कलम, क्रांति और कर्तव्य की बुनियाद पे चलने वाला के न्यूज़ हमेशा आपके साथ रहेगा। आप पत्रकारों के लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपके भविष्य की चिंता करते हुए कोरोना काल में आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी प्रयत्न है वो ज़रूर सफल हो जाए और सरकार मृत पत्रकारों के बारे में ज़रूर कोई ठोस कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। जी आपका भी बहुत। तो ये थे जिग्नेश कालावड़िया। अब देखिए, पत्रकारों की ज़रूरत किसी को नहीं क्यों पड़ती, पत्रकारों की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है, चाहे क्या सरकार क्या जनता। ये जनता जब भी कोई अपना मुद्दा होता है तो पत्रकार को ढूंढती है कि मेरा मुद्दा आप उठा लीजिए, और उसी से दरकिनार हो जाती है। और जब जनता तक पहुंचना है तो सरकार पत्रकार को ढूंढती है कि हमारा मुद्दा जनता तक पहुंचा दीजिए, हमें जनता से पेश करा दीजिए। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है पत्रकार के परिवार की, तो क्या जनता क्या सरकार, हर कोई दरकिनार करता है। अब ऐसे में भी पत्रकार को पत्रकारिता करनी है। अब कौन कितनी पत्रकारिता करेगा वो तो आप दिन भर टीवी पर देखते ही रहते, तो आगे भी देखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि गुजरात सरकार इन 52 पत्रकारों के बारे में ज़रूर सोचेगी, उनके परिजनों के बारे में सोचेगी, क्योंकि अगर सरकार उन्हें भले न माने कि वो कोरोना वॉरियर है, लेकिन जिस तरह से आपने कोरोना में आपातकालीन सेवा में मीडिया को रखा हुआ है और पत्रकार अस्पताल में जाते हैं, आप तक जाते हैं, आपका जो कहा सुना होता है जनता तक पहुंचाते हैं, जनता का जो कहा सुना होता है आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि आप में और जनता के बीच में एक सेतु की भूमिका बजाते हैं, उसे आप कोरोना वॉरियर न कहे तो भी वो हो ही जाता है। बस सवाल जिम्मेदारी का है, जिसे आज तक हर मुद्दे से गुजरात सरकार जिम्मेदारी से भटकती आई है। उम्मीद करता हूँ
इस मामले में नहीं भटकेगी। आज केवल एनालिसिस में इतना ही। फिर से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।